हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट और उसमें चल रहा है हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट प्लस उसके साथ हमने पढ़ा उसका रेजोनेंस का कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बट उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग आज कवर करेंगे ताकि आपको इसकी है ना, हमने जो भी कंसेप्ट सीखे हैं उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। उसके लिए अपने को कुछ एग्जांपल्स लेना जरूरी है। ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि इसको यूज कैसे करना है। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो भाई हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक बोल रहा है बेटा, इफ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1, आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये इधर हमारे पास क्या है बेटा, एक रेजिस्टर दिख रहा है, इधर हमारे पास एक इंडक्टर दिख रहा है और इधर हमारे पास एक कैपेसिटर दिख रहा है, और इनको हमने एक सप्लाई दिया है अल्टरनेटिंग नेचर का, और वो है बच्चे 40√2 साइन ओमेगा टी। ऐसा हमने इसको दिया है। बोला जा रहा है कि इनके बीच का वोल्टेज जो है वो V1 है और इनके बीच का जो वोल्टेज है वो V2 है। V2 है। आ रही बात समझ में? आगे बोल रहा है इफ द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 इज 30 वोल्ट। इसकी वैल्यू क्या है? 30 वोल्ट है। ओके, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1 इज 30 वोल्ट। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टेज V2? इसकी रीडिंग अपने को निकालनी है। इसकी रीडिंग अपने को निकालनी है। आ गई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो भाई हाउ टू सॉल्व दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज दिस। ठीक है बेटा, आपको पूछ रहा है कि क्या वोल्टेज है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला यहां पर वोल्टमीटर या एमीटर, जो भी एसी सर्किट में वोल्टमीटर या एमीटर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वो वोल्टेज या करंट की कौन सी रीडिंग को पढ़ता है, कौन सी वैल्यू को रीड करता है, तो वो होता है बेटा उसका आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो यहां वोल्टमीटर जो रीड करेगा, किसको रीड करेगा? आरएमएस वैल्यू को रीड करेगा। सो यू हैव टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो आरएमएस वैल्यू चाहिए तो इसका भी मुझे क्या लेना पड़ेगा बेटा? आरएमएस वैल्यू लेना पड़ेगा। बट ये है क्या? ये क्या है? ये पिक वैल्यू है V0 40√2। तो देयरफॉर जो Vrms होगा सप्लाई वोल्टेज का, वो कितना हो जाएगा बेटा? Vrms क्या होता है? V0/√2। V0/√2, तो 40√2/√2 है ना, ऐसा करेंगे तो मुझे Vrms मिल जाएगा बेटा, दैट इज 40 वोल्ट। आगे बात समझ में? अब याद करो, हमने सीखा था कि ओवरऑल वोल्टेज जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है। ठीक है बेटा, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने सीखा था बच्चों। तो देखो, ये जो V1 है वो किसका है? L और C का है। ठीक है, V1 जो है वो किसका रीडिंग दे रहा है? L और C का दे रहा है। दैट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू मिल रहा है अपने को। ठीक है, इस कंप्लीट वैल्यू कितनी है? 30 वोल्ट। सो दिस इज VR का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और V रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही क्या है बेटा? V2। सो वी कैन राइट दिस V2। तो V2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा? ओवरऑल वोल्टेज, और ओवरऑल वोल्टेज क्या है? 40 वोल्ट। सो हियर इट विल बी 40। नाउ लेट्स सॉल्व इट। 40 का स्क्वायर हो गया बेटा इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। देयरफॉर V2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा बेटा? 40 माइनस 30 का स्क्वायर, 40 माइनस 30 10, और 40 प्लस 30 70। ठीक है, तो दैट शुड बी 700। आ रही बात समझ में? कितना होना चाहिए? 700। तो V2 का स्क्वायर, देयरफॉर V2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 700, दैट इज 10√7। क्या होना चाहिए V2 की वैल्यू? क्लियर है? इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √7 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपका? 25 का 625, 2.6 के अप्रोक्स आएगा बेटा। तो 2.6 के अप्रोक्स है ना बेटा, तो ये 26 वोल्ट के अप्रोक्स
होना चाहिए। हाउ मच इट शुड बी 26 वोल्ट के अप्रॉक्स में होना चाहिए। बात समझ में आई बच्चों आपको? ठीक है, सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। इसमें कहा जा रहा है कि an inductor coil, a capacitor coil and an AC source of RMS voltage 24 volt are connected in series। ठीक है, हमने एक R लिया, एक L लिया और एक C लिया। R कितने का है बेटा? ये बताया नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज वेरिड, और आपको इसमें जो आपने बैटरी एसी सोर्स जोड़ा है उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी है? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट, दिस इज वी आरएमएस ऑफ द सोर्स। ठीक है, बोला जा रहा है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज वेरिड अ मैक्सिमम आरएमएस करंट ऑफ द 6 एम्पियर इज ऑब्जर्व्ड। इसमें आई आरएमएस का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 6 एम्पियर आ रहा है। बोल रहा है इस सर्किट में, है ना, जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी मिलता है जिस पर इसमें करंट जो है, करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो सबसे ज्यादा हमको कितना मिलता है? 6 एम्पियर मिलता है। आगे बोल रहा है when the frequency of the source is varied a maximum RMS current of 6 ampere is observed if this inductor coil is connected to a battery of EMF 12 volt and internal resistance 4 ohm, what will be the current। ठीक है, बोलते हैं अगर इस इंडक्टर कॉइल को अगर हम क्या करें 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दें। ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ दें। ठीक है, एक तो मतलब बेसिकली क्वेश्चन में दो स्टेट है। एक स्टेट ऐसा है जिसमें आपको मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर मिलता है। अब बोला जा रहा है कि सिर्फ इंडक्टर को, ठीक है, सिर्फ इंडक्टर, ध्यान से सुनना, इफ दिस इंडक्टर कॉइल इज कनेक्टेड। अब ये सिर्फ हमने इंडक्टर लिया और उसको हमने किससे जोड़ दिया बेटा? 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस है 4 ओम। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। व्हाट विल बी द करंट? इस कंडीशन में करंट क्या होगा? ठीक है, इस कंडीशन में करंट क्या होगा? आ रही बात समझ में आपको? क्लियर है बच्चों? इस कंडीशन में करंट क्या होगा? ओके बच्चे, चलो लेट्स सी। तो बेटा इसमें जो हमने एन इंडक्टर कॉइल, अ कैपेसिटर एंड एन एसी सोर्स ऑफ आरएमएस वैल्यू, कुछ तो गड़बड़ है। एन इंडक्टर कॉइल, अ कैपेसिटर एंड एन एसी, इतना इज 4 ओम। ओके, ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? ये मान लो R है बेटा, ये L है और ये C है। दिस इज द क्वेश्चन। ओके बच्चे, तो बेसिकली ये जो R है ना, ये जो R है वो किसका पार्ट है? इंडक्टर का ही पार्ट है। क्लियर है? ये चीज मेंशन होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि इंडक्टर जो होता है यानी वो क्या है? कॉइल है। और कॉइल क्या होता है? वायर के बहुत सारे टर्न्स हैं, और वायर यानी कंडक्टर, तो कंडक्टर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, तो दैट रेजिस्टेंस इज दिस। ठीक है, तो R और L क्या है? बेसिकली साथ में है। ठीक है, तो RLC, और इसमें हमने दिया कितना बेटा? 24 वोल्ट। तो इस कंडीशन में इसमें करंट कितना फ्लो हुआ? 6 एम्पियर। अब आपको यहां से, है ना, डायरेक्टली तो नहीं बताया है, लेकिन आपको हिंट मिल रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है ना बेटा? रेजोनेंस के कंडीशन में ही आपको मैक्सिमम करंट मिलता था। दैट मीन्स कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। ओके बच्चे, अब रेजोनेंस का कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, यहां से हमको क्लियर व्यू मिल रहा है कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, और अपने को पता है कि एट रेजोनेंस
ओके, एट रेजोनेंस Z जो हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, R के बराबर हो जाता है। XL और XC एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो देयरफॉर IRMS क्या होगा बेटा, IRMS का मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगा, जब अपन क्या करेंगे, VRMS को Z से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चे, तो देयरफॉर IRMS आपको क्या बोल रहा है, 6 होना चाहिए। VRMS आपको कितना दिया हुआ है, 24, और Z कितना हो रहा है, R हो रहा है। तो 6 4 जा कैंसिल हो जा रहा है बेटा, R बराबर क्या आ रहा है, 4 ओम आ रहा है। आ रही बात बेटा। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। अंडरस्टूड बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 ओम है। दैट मीन्स कि जब मैं इंडक्टर को इसके साथ जोड़ूंगा तो इस इंडक्टर के साथ ये वाला रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिक साथ में आएगा, है ना बच्चे। ये वाला रेजिस्टेंस जो है 4 ओम वो ऑटोमेटिक साथ में आएगा। ठीक है, और दूसरे केस में क्या किया है बच्चे, इसको कितने से जोड़ा है, 12 वोल्ट से ना, 12 वोल्ट से जोड़ा है। ठीक है भाई, 12 वोल्ट से जोड़ा है। ये 4 ओम और ये L था आपका जो भी है ना, इसको इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, बैटरी के साथ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो अब पूछ रहा है कि इसमें कितना करंट होगा। तो बच्चे अब ये क्या हो गया, सिंपल है ना, RL सर्किट हो गया। सिंपल क्या हो गया बेटा, RL सर्किट हो गया, और उसमें मुझे करंट चाहिए। तो बेसिकली अपने को कौन सा कंडीशन लेना पड़ेगा बेटा, 3 कंडीशन होता था। एक RL सर्किट याद करो, RL सर्किट के 3 कंडीशन होता था। एक T इक्वल टू 0 वाला, जिसको इनिशियल स्टेट क्या करते थे, इनिशियल स्टेट में अपन क्या करते थे, उसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करते थे, है ना। इसको क्या करते थे, ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करते थे। और जब T इक्वल्स टू इन्फिनाइट हो जाता था, है ना, मतलब लॉन्ग टाइम आफ्टर क्या हो जाता था, वो बंद सर्किट की तरह बिहेव करता था, क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता था। तो जब आप इसको क्लोज कर दोगे बच्चे, ठीक है, जब आप इसको क्लोज कर दोगे, आ रही बात समझ में, तो ठीक है, तो ये सर्किट कैसा रिप्लेस हो जाएगा। तो एट स्टेडी स्टेट this circuit will become, ठीक है, this is 4 ohm, this is 4 ohm and this is 12 volt. तो how much current will flow through this circuit? So तो I इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा, टोटल वोल्टेज 12 है और टोटल रेजिस्टेंस 4 + 4 8 है, 4 × 12 4 × 8 है। तो I इक्वल्स टू हो गया बेटा 3/2 1.5 एम्पियर। सो द करंट विल फ्लो 1.5 एम्पियर। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है बच्चे, तो ये रहा इस क्वेश्चन की कहानी। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सी एग्जाम्पल 7.28 क्या कह रहा है बच्चे, एक डायग्राम गिवन है, R C एंड L। ठीक है, तो ये हो गया बेटा RLC सर्किट, है ना, RLC सीरीज में ही जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। और इसको हमने सप्लाई दिया, कौन सा, AC वाला, AC सप्लाई दे दिया। तो फिगर हियर शोज अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट। ठीक है, इसका कितना है, 230 वोल्ट है। मैंने आपको बोला है बेटा, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप समझ जाओ कि ये कौन सा वैल्यू है, RMS वैल्यू है। सो दिस इज VRMS। ठीक है, 230 वोल्ट। आगे बोल रहा है कि L जो है वो 5 हेनरी है, L की वैल्यू 5 हेनरी है, एंड कैपेसिटर इज 80 माइक्रोफैराड एंड रेजिस्टेंस इज 40 ओम। रेजिस्टेंस इज 40 ओम। ओके बच्चे, अब आपको क्या करना है, पहला पार्ट आपको निकालना है, पार्ट 1, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। डिटरमाइन सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस हो जाए इसके लिए सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो भाई हमको पता है ना, कि रेजोनेंस के लिए ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है बेटा, 1/√LC। ठीक है, तो 1/√L कितना है बच्चे, L है हमारे पास 5 और C कितना है 80 माइक्रोफैराड, यानी 10⁻⁻6। ठीक है, 10⁻⁻6।
तो ये कितना हो जाता है बेटा 1/√400 हो जाता है क्या, 8×5 = 40, ये हो गया बेटा हमारा 400 और 10⁻⁻6 से बाहर आ जाएगा क्या 10⁻⁻3 जो कि ऊपर जाकर के हो जाएगा 1000. सो 1000 और स्क्वायर रूट ऑफ 400 कैन बी रिटन एज 20. तो 20 से हो गया बेटा 50. सो ओमेगा इज 50. अंडरस्टूड. हाउ मच इज ओमेगा, तो ओमेगा यानी ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास आया 50 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है बच्चे, 50 रेडियन पर सेकेंड ये आ गया आपका. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट जो आपको निकालने बोल रहा है, ये सेकेंड पार्ट कह रहा है ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. यानी रेजोनेट कंडीशन में ही पार्ट बी एट रेजोनेटिंग कंडीशन क्या निकालना है, एट रेजोनेटिंग कंडीशन इंपीडेंस ऑफ द सर्किट Z एंड क्या निकालना है एट द रेजोनेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, और क्या निकालना है बेटा I0 निकालना है. ठीक है बच्चे, I0 निकालना है. लेट्स सी. तो भाई आपको ये चीज तो पता ही है, रेजोनेटिंग कंडीशन पर क्या होता है, Z किसके बराबर हो जाता है, Z मिनिमम हो जाता है और वो इक्वल टू R हो जाता है. तो R कितना है बेटा 40 ओम. सो डायरेक्टली दिस इज 40 ओम है ना. रेजिस्टेंस Z यानी इंपेडेंस इसका कितना होगा इस कंडीशन में 40 ओम होगा. अब निकालना है एम्पलीट्यूड. तो I0 बराबर क्या होगा बेटा V0/Z. ठीक है, क्या होगा V0/Z होगा. ओके बच्चे, और रेजोनेटिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं तो Z किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा. तो सो दिस इज V0/R. तो I0 इक्वल्स टू, अच्छा V0 क्या होता है बेटा, है V0 क्या होता है, आपके पास Vrms है तो आपको पता है बेटा Vrms इक्वल्स टू क्या होता है V0/√2. ठीक है, तो देयरफॉर V0 कितना होगा √2 टाइम्स Vrms. ठीक है, तो V0 के बदले में क्या लिख सकता हूं √2 टाइम्स Vrms एंड Vrms इज 230. सो दिस इज 230 एंड अपॉन R इज 40. सो हियर यू गॉट 23/4√2. ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ करंट. रेजोनेटिंग कंडीशन में करंट का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये. ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो. ओके बच्चे, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है पार्ट सी बोल रहा है कि डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स. तीनों एलिमेंट में आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप निकालो. ठीक है, पार्ट सी. तो चलो इसमें निकालते हैं. तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा V अक्रॉस R निकाल रहा हूं. ठीक है, क्या निकाल रहा हूं वोल्टेज अक्रॉस R. कौन सा वाला, आरएमएस वाला निकाल रहा हूं, है ना, आरएमएस वाला. तो भाई क्या होगा बेटा I इंटू R होगा. वोल्टेज क्या होता है I इंटू R होता है. तो I कौन सा लेना पड़ेगा, आरएमएस वाला लेना पड़ेगा. क्लियर है कहानी. तो I आरएमएस कितना होगा बेटा, I आरएमएस कितना होगा, तो भाई ऑब्वियसली V आरएमएस बाई Z होगा इंटू R. ओके बच्चे, V आरएमएस बाई Z इंटू R. आपको पता है कि रेजोनेंस के कंडीशन में Z किसके बराबर होता है बेटा, R के बराबर होता है. सो R एंड R कैंसिल हो जाएगा. तो इसके क्रॉस जो है ना, ऑब्वियसली रेजोनेटिंग कंडीशन में इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है. पूरा का पूरा वोल्टेज किसको मिलता है, R को मिलता है. तो ये क्या हो जाएगा बेटा 230 वोल्ट हो जाएगा अक्रॉस VR. कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए. ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सी द नेक्स्ट. अपने को L के अक्रॉस निकालना है. तो VL क्या हो जाएगा बेटा, V अक्रॉस L. तो ये हो जाएगा बेटा I RMS इंटू XL. ठीक है, क्या हो जाएगा ये I RMS इंटू XL. I इंटू R और R के बदले क्या होता है XL होता है.
तो देखो आई आर एम एस कितना बेटा, अगेन वी आर एम एस बाय आर, है ना, वी आर एम एस बाय जेड, जेड कितना है रेजोनेटिंग कंडीशन में आर है, तो इंटू एक्स एल हो जाएगा। तो वी आर एम एस इज 230, आर इज 40 एंड एक्सएल इज कितना बेटा, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना आया था, 50 आया था आई थिंक, है ना। तो 230 बाई 40 इंटू 50 इंटू 5, ठीक है। सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल, तो आप इसको सॉल्व कर लो। 230 इंटू 25 बाई 4, 230 इंटू 25 बाई 4, सही करा ना मैंने, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया VL। सिमिलरली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा बेटा, आई आर एम एस इंटू एक्स सी। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा बेटा, अगेन वी आर एम एस बाई आर इंटू एक्स सी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बच्चे V अक्रॉस C, आई आर एम एस वी आर एम एस हो गया 230 बाई आर हो गया 40 इंटू एक्स सी हो जाएगा बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा आया था 50 और C कितना है हमारे पास 80 माइक्रोफेराड, दैट इज 10⁻⁻6, ठीक है बच्चे। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 1 2 है ना, कैंसिल होकर के क्या बचेगा -4, तो ये बचा बेटा 23 बाई 4, 5 जा 20 हो जाएगा, 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 इंटू हो जाएगा क्या 10⁻4। आ रही बात समझ में। तो ये 0 से ये हो जाएगा बेटा 3, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 23 एक 0 इधर ले लिया तो इधर बच जाएगा 100 अपॉन 8 2 जा 16, 4 से इसको 25 कर सकते हैं और इसको 4 कर सकते हैं, तो 230 इंटू 25 बाई 4, ठीक है। देखो बेटा, तो वोल्टेज अक्रॉस एल जो आया था वो भी 230 इंटू 25 बाई 4 था, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो आया वो भी कितना आया 230 इंटू 25 बाई 4। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि रिजोनेटिंग कंडीशन में इसके अक्रॉस VL और VC क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, XL और XC क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो देखो यहां से भी प्रूफ हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ में आया होगा आपको, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बच्चे आपको सीरीज RLC सर्किट पर वर्क करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, पैरेलल RLC सर्किट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल RLC सर्किट। लेट्स स्टार्ट। पैरेलल RLC सर्किट, ओके बच्चों, पैरेलल RLC सर्किट, इसको करना है अपने को। तो देखो बेटा, पैरेलल RLC सर्किट जो है वो आपको 3 तरीके से मिल सकता है, 3 तरह के पैरेलल RLC सर्किट मिल सकते हैं। किसी भी बुक में एक ही को डिस्कस किया होता है, मैं आपको तीनों डिस्कस करके दे रहा हूं, ठीक है। क्या बेटा, एक तो ये हो सकता है RL और ये C। एक ब्रांच में क्या रहेगा, R रहेगा और L रहेगा, और एक ब्रांच में क्या रहेगा बेटा, C रहेगा, ठीक है। और इसको हम दे देंगे सोर्स, कौन सा वाला, AC वाला। तो ये एक RLC पैरेलल RLC सर्किट हुआ। ये क्यों हुआ ऐसा बेटा, क्योंकि ये जो इंडक्टर है वो कैसा है, ये जो इंडक्टर है वो कैसा है, प्रैक्टिकल इंडक्टर है, आइडियल इंडक्टर नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकल इंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक होगा ही होगा, तो वो रेजिस्टेंस उसमें लिया हुआ है। अगर ये आइडियल इंडक्टर हो जाए, आइडियल इंडक्टर हो जाए तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, 0, देन इट विल बिकम, ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको हम सप्लाई दे देंगे तो
तो ये हो जाएगा बेटा L और C। क्या हो जाएगा बेटा? L और C बन जाएगा। एक ये हो गया आपका पैरेलल सर्किट, ठीक है, पैरेलल एसी सर्किट हो गया। पैरेलल एलसी सर्किट भी बोल सकते हो, ट्यून्ड सर्किट भी बोल सकते हो। एक ये हो गया। या फिर तीसरा तरीका ये हो सकता है कि R भी पैरेलल में, L भी पैरेलल में और C भी पैरेलल में, ठीक है, ये इस तरीके का। ओके बच्चे, R, L और C, ये तीनों ही तरीके के पैरेलल सर्किट आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है, तीनों ही तरीके के पैरेलल सर्किट देखने को मिल सकता है। मैं यहां से शुरुआत करूंगा बेटा, इससे स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो यहां पर दिख रहा है R है, L है, C है और हमने इसको सप्लाई दिया है। सपोज हमने सप्लाई दिया बेटा E दिया है, तो ये E क्या है बेटा? RMS वैल्यू है इसका, या फिर मैं इसको बोल लूं E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t। इस तरीके का हमने इसको सप्लाई दे दिया। ओके बच्चे, चलो तो इसको करके हम लोग देखेंगे। तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, यहां पर सप्लाई से जो करंट चलेगा I है ना, मान लो I गया, तो इसके क्या हो जाएंगे बेटा? दो ब्रांच में बटेगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा? बटेगा। इधर जो गया, मान लो उसको बोला कि IL बोला, क्योंकि ये इंडक्टर में जा रहा है, और ये वाला किस में जा रहा है? कैपेसिटर में जा रहा है, तो मैंने इसको बोल दिया बेटा IC। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे करंट जो है वो क्या हो गए? ऐसे बट गए। ओके बच्चे, करंट जो है वो ऐसे बट गए। अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। नाउ सी बच्चे, तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर अगर हम जंक्शन रूल लगाएं, है ना, जंक्शन रूल लगाएं, तो I इक्वल टू क्या होगा बेटा? IL प्लस IC होगा। इक्वेशन नंबर 1 IL प्लस IC होगा। इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। अब हम बनाएंगे बेटा यहां पर फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम अगर मान लो इसको बोलता हूं VR, है ना, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा उसको मैंने VR बोला, तो आपको पता है बेटा कि जो करंट होगा, है ना, कौन सा वाला? ये वाला करंट। आ रही बात समझ में? ये वाला जो सॉरी VR, ठीक है, VR हमने ले लिया इसको। तो जो नेट करंट है, नेट करंट ध्यान से सुनना, नेट करंट जो है वो तो आपको पता ही है ना बच्चे, वो तो पता ही है कि इसके क्या होगा? फेज में होगा, इन फेज होगा। हमने ये चीज सीखा है, ठीक है। प्लस दूसरी चीज हमको पता है कि जो इंडक्टर में करंट होता है, इंडक्टर का जो करंट होता है वो वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज को क्या करता है? लैग करता है। आ रही बात समझ में? सप्लाई वोल्टेज को क्या करता है? लैग करता है। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा? IL आ जाएगा। क्लियर है? इधर क्या आ जाएगा? IL आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं? ओके, तो ये I और ये IL इस तरीके से आपको क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक करंट इधर गया और एक करंट क्या होगा? इस तरफ होगा। ओके, नाउ कैपेसिटर की बात करते हैं। तो कैपेसिटर में करंट क्या करता था बेटा? कैपेसिटर का जो करंट होता था वो वोल्टेज को क्या करता था? लीड करता था। तो एक कैपेसिटर वाला करंट किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा, IC। नहीं, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं। एक काम करो, हाँ, क्या करना है आपको? जो नेट करंट है, ओके बच्चे, नेट करंट जो है उसको आपको क्या मानना है? रेफरेंस मानना है, ठीक है, रेफरेंस मानना है। इंडक्टर का करंट इसको क्या करता था? इंडक्टर का करंट इसको क्या करेगा?
आई एल जो है वो इस तरफ होगा और आई सी जो है वो इस तरफ होगा। ठीक है, आई एल और आई सी। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये आई एल और ये आई सी इस तरीके से हो रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि दो ब्रांच है डिफरेंट, है ना, दो अलग अलग ब्रांच है, एक ये ब्रांच दिख रहा है और एक ये ब्रांच दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस एक ब्रांच का पर्टिकुलर जेड निकाल लेंगे। ठीक है, इस एक ब्रांच का पर्टिकुलर जेड निकाल लेंगे और इस एक ब्रांच का पर्टिकुलर जेड निकाल लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छे से समझ में आया बेटा? तो इन दोनों का हम लोग ऐसा करेंगे। अब देखो, तो अगर मैं इसको सिर्फ देखता हूं, इस ब्रांच को, दिस ब्रांच इज लाइक आर एल सर्किट, है ना, दिस ब्रांच इज लाइक आर एल, है ना, सीरीज में आर और एल है। तो पहले आप इसका काम करो। ठीक है, किसका काम करो बेटा? आर एल का। तो आर एल का जो जेड होगा इसको मैं बोल लेता हूं Z1 और इसका जो जेड होगा उसको मैं मान लो बोल लेता हूं Z2। ध्यान से सुनना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बेटा, इसको क्या कर लो आप, आर को जो है रेफरेंस ले लो और एक्सेल क्या हुआ करता था बेटा इसको, है ना, इस तरीके से एक्सेल आया करता था, याद है आपको? आर और एक्सेल। क्लियर है? आर और एक्सेल का रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा। अब अपन क्या करते हैं, इसका जो जेड निकाला करेंगे, तो जेड है ना 1 कितना हो जाएगा, आर प्लस, ठीक है बेटा, आर प्लस एक्सेल यानी क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। लेकिन यहां पर आर और एक्सेल एक मतलब सिंपल प्लेन में तो ऐड नहीं होगा, सिंपली ऐड नहीं होगा, है ना। कैसे ऐड होता है, इसके पहले हमने पढ़ा था कि वेक्टरली ऐड होता है। ठीक है, यहां पर अपन एक नया कंसेप्ट यूज करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना। यहां पर एक नया कंसेप्ट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं जे ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? जे ऑपरेटर। क्लियर है? क्या बोलते हैं? जे ऑपरेटर बोलते हैं। तो बेटा अगर इससे लीडिंग है, ठीक है, तो उसको प्लस जे लेते हैं, और अगर लैगिंग है तो उसको माइनस जे लेते हैं। इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी देखो एक्सेल क्या है बेटा, इस तरफ है, लीडिंग है। ठीक है, लीडिंग है तो क्या ले लेंगे हम, जे और एक्सेल। तो ये इसका जो जेड होगा टोटल वो क्या होगा, जे एक्सेल, जिसमें जे को क्या बोल रहा हूं मैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटर। ओके, तो ये R1 Z1 इक्वल्स टू क्या हो गया, R प्लस जे एक्स एल। ठीक है बेटा, इसको आप हायर क्लासेस में जाओगे, हायर क्लासेस इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि किसी नंबर को, है ना, ठीक है, ये जो होता है वो होता है बेटा इसका रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। वहां पर जे ऑपरेटर का यूज होता है। ठीक है, जे ऑपरेटर का यूज होता है। क्लियर है? जे ऑपरेटर को डिफाइन कैसे किया जाता है, बोला जाता है बेटा जे इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। जे की वैल्यू क्या होती है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1। दैट इज अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो जे स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। जे स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो Z1 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, R प्लस जे एक्स एल हो गया, और एक्सएल जैसा कि पता है आपको क्या होता है बेटा, ओमेगा एल होता है। तो Z1 इक्वल्स टू हो गया R प्लस जे ओमेगा एल। ये आ गया इस ब्रांच का टोटल इंपिडेंस। इस ब्रांच का टोटल इंपिडेंस हमारा क्या आ गया बेटा, R प्लस जे ओमेगा एल हो गया। अच्छे से समझा? और ये जो दूसरा ब्रांच है उसका जो इंपिडेंस होगा, उसका जो रिएक्टेंस होगा, उसको आप कैसे बनाते हो बेटा? ठीक है, यहां तक की चीजें नोट करने के बाद, है ना, मैं इधर मिटा रहा हूं। अब देखो XC किधर हुआ करता था, XC इधर हुआ करता था। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेटा, इससे लैगिंग है। लैगिंग है तो अपन क्या लिखेंगे, -j लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो XC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी इसका Z क्या हो जाएगा, Z2। इसमें एक ही चीज है, एक ही कंपोनेंट है, तो Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
जे एक्स सी। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस जे एक्स सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, माइनस जे एक्स सी मैंने क्यों लिखा। ठीक है, इसका कितना है? रिएक्टेंस एक्सी है, और चूंकि ये लैगिंग है तो मैंने माइनस जे यूज किया। वो लीडिंग था इसलिए मैंने प्लस जे यूज किया। ठीक है बेटा, अब जे माइनस जे, और एक्सी की वैल्यू क्या होती है? एक्सी की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी। ऐसा हो गया। अब अगर मैं ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कुछ दिक्कत होगा बेटा? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो Z2 इक्वल टू हो गया माइनस जे स्क्वायर बाय जे ओमेगा सी। अभी अभी मैंने आपको सिखाया बेटा, माइनस जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। इस जे स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 है, तो माइनस इंटू -1 अपॉन जे ओमेगा सी। माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, इसको क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन जे ओमेगा सी। What we can write here? 1 upon j omega c. This is Z2. So we got Z1, we got Z2, 1 upon j omega c. This is the impedance of both the branches. ठीक है, दोनों ब्रांचेस का हमें impedance मिल गया। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा अब आपको अच्छे से पता है कि अगर मुझे I निकालना है, तो I निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? V अपॉन Z करना पड़ेगा। टोटल इंपेडेंस, पूरे सर्किट का इंपेडेंस। I L निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? V अपॉन Z1 करना पड़ेगा। और अगर मुझे I अक्रॉस C चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? V अपॉन Z2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा ऐसा भाई? क्योंकि अपने को पता होता है कि जब अपन पैरेलल में किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सब में क्या होता है बेटा? सेम होता है। दोनों ही ब्रांचेज में वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। ओके बच्चे, हम इसी चीज का यूज कर रहे हैं। तो देखो बेटे, हर एक में V आया, V ने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। ठीक है, क्या बचा बेटा? 1 अपॉन Z इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। ठीक है, तो 1 अपॉन Z इक्वल टू 1 अपॉन Z1 के बदले मैं इसको लिखूं तो ये हो गया बेटा R प्लस जे ओमेगा L प्लस 1 अपॉन Z2। 1 अपॉन Z2 क्या हो गया? 1 अपॉन जे ओमेगा C। सो दिस बिकम्स R प्लस जे ओमेगा L प्लस ये ऊपर चला जाएगा बेटा जे ओमेगा C। दिस इज 1 अपॉन Z, 1 अपॉन Z। अगर मैं इसको 1 अपॉन R प्लस जे ओमेगा L को, है ना, ये कर दूं, रेशनलाइज कर दूं, R माइनस जे ओमेगा L, R माइनस जे ओमेगा L, है ना, ऐसा कर सकता हूं मैं। प्लस क्या बच जाएगा बेटा? जे ओमेगा C, लाइक दिस। तो इट विल बिकम R माइनस जे ओमेगा L अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। अगेन बेटा हमको पता है कि जे स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये जे स्क्वायर की वैल्यू -1 रखने के बाद, सिंस जे स्क्वायर इक्वल्स टू -1, देयरफॉर 1 अपॉन Z इक्वल टू हो जाएगा अपना R माइनस जे ओमेगा L बाय R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस जे ओमेगा C। इस तरीके का आ गया। 1 अपॉन Z इक्वल टू इतना आया। ओके बच्चे, अपन इसको करेंगे और ज्यादा सिंप्लीफाई, फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। तो भाई ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर को मैंने ले लिया LCM। तो ये हो गया बेटा R माइनस जे ओमेगा L प्लस जे ओमेगा C इंटू R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा बच्चे। तो दिस बिकम्स R माइनस जे ओमेगा L प्लस जे ओमेगा सी को अंदर ले जाओ बेटा, तो ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर सी, ऐसा हो जाएगा।
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये भी जे है ये भी जे है, ऐड हो जाएगा तो आर प्लस जे ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर सी माइनस ओमेगा एल, इस तरीके से हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, आर प्लस जे ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर सी माइनस ओमेगा एल बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये हमारा आया 1/z की वैल्यू। ठीक है बच्चे, क्लियर है कहानी। अब अगेन देखो देखो बच्चे, जैसा कि मैंने बोला कि अगर मैं किसी चीज को लिखता हूं z इक्वल्स टू, या फिर है ना z इक्वल्स टू a प्लस जे बी, इस तरीके से लिखता हूं, तो मैंने क्या बोला बेटा, ये क्या है, रियल पार्ट है और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना, टोटल वैल्यू चाहिए, मॉड चाहिए, तो क्या करना होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इस तरीके से करना होता है। ठीक है, टोटल वैल्यू निकालने के लिए। हरी बात समझ में? ठीक है, ये बिल्कुल वेक्टर के जैसा ही है। ठीक है, बस यहां पर एक नया चीज ये है कि उसका स्क्वायर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर 1/z का जब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ये 1/mod z हो गया। क्लियर है? अब देखो बच्चे, अगर मैं चाहता हूं, अच्छा ये जो 1/z है ना, 1/z, इसको हमने एक नया टर्म दिया है, इसको हम लोग एक नया टर्म जानते हैं, बोलते हैं एडमिटेंस। ये इंपिडेंस है बेटा, इंपिडेंस का रेसिप्रोकल होता है एडमिटेंस, एडमिटेंस। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, रेसिप्रोकल ऑफ इंपिडेंस। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ इंपिडेंस को क्या कहते हैं, एडमिटेंस कहते हैं, और इसको हम लोग y से शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बेटा, y का मॉड हो जाएगा। इधर आप इसको क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, y। तो मॉड y क्या हो गया भाई, 1/mod z हो गया, इक्वल टू क्या आया, देखो दिस, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये आगे बेटा एडमिटेंस और रेसिप्रोकल ऑफ इंपिडेंस। ठीक है बच्चे, अब अगर मान लो मुझे एडमिटेंस को मिनिमम करना है, इफ वी वांट टू रिड्यूस द एडमिटेंस टू द मिनिमम वैल्यू, फॉर दैट वी हैव टू मेक इट 0। फॉर मिनिमम एडमिटेंस, ठीक है, इसको अपन मान लो क्या कर दे बेटा, 0 कर दे। ठीक है, बाकी किसी चीज को तो 0 कर नहीं सकते, आर को तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, आर चेंज होता है कि आर ओमेगा पर डिपेंड ही नहीं करता, तो आर को आप चेंज नहीं कर सकते बेटा। ओमेगा को चेंज भी कर लोगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको प्लस टर्म हो रहा है। ठीक है, ये कभी कैंसिल होगा नहीं, तो आप किसको कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक माइनस वाला पार्ट आ रहा है। ओके बच्चे, तो चलो इसको ही हम क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो फॉर मिनिमम एडमिटेंस आपको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर सी और माइनस ओमेगा एल को क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पर ओमेगा सब में है, ओमेगा यहां से एक ओमेगा और यहां से एक ओमेगा खत्म हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर सी
प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी माइनस एल इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस एल इक्वल टू 0 ऐसा आया बच्चे। अब देखो, अगर मैं इसको एक तरफ रखता हूं, बाकी को उधर ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी इक्वल्स टू एल माइनस आर स्क्वायर सी हो जाएगा। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल माइनस आर स्क्वायर सी बाय एल स्क्वायर सी। तो बेटा एल बाय एल स्क्वायर सी माइनस आर स्क्वायर सी बाय एल स्क्वायर सी, सी सी कैंसिल हो गया, एक एल कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। दिस इज द ओमेगा क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज ओमेगा, फ्रीक्वेंसी है। तो ये कौन सा फ्रीक्वेंसी निकला बेटा, ये वो फ्रीक्वेंसी निकला फॉर विच मिनिमम हो जाएगा आपका एडमिटेंस, जिसके लिए एडमिटेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। आ रही बात समझ में। जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका एडमिटेंस मिनिमम हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन में है ना, पैरेलल सर्किट में है ना, ये क्या करता है बेटा, रेजोनेंस का कंडीशन हो जाता है। दिस ओमेगा इज resonant frequency for parallel resonance। ठीक है बेटा, तो यहां पर रेजोनेंस है ना, कब होगा बेटा, जब आपका ओमेगा इतना हो जाएगा, जब आपका एडमिटेंस मिनिमम हो जाएगा। अब बेटा एडमिटेंस और इंपिडेंस में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो ये मिनिमम हुआ तो Z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। आ रही बात समझ में। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा आपका, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर Y क्या हो गया, मिनिमम। Y मिनिमम हो गया तो Z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब यहां पर जब रेजोनेंस होता है तो एडमिटेंस मिनिमम हो जाता है, इंपिडेंस मैक्सिमम हो जाता है। गॉट दिस, इंपिडेंस क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। बहुत अच्छे, इतनी बातें आपको समझ में आई। Therefore, at resonance in parallel circuit, ओके बच्चे, at resonance in parallel circuit, admittance becomes, admittance यानी Y becomes minimum, but impedance यानी Z becomes maximum। अब आप सोच सकते हो बेटा, अगर इंपिडेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। इंपिडेंस बिकम्स मैक्सिमम एंड हेंस करंट बिकम्स मिनिमम। ठीक है बेटा, तो यहां पर देखो सीरीज रेजोनेंस का पूरी तरीके से क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। इसमें सीरीज रेजोनेंस का पूरी तरीके से अपोजिट आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो इसमें अगर मैं ओमेगा के साथ Z का वेरिएशन देखूं तो ये वाला ओमेगा क्या हो गया बेटा, ओमेगा नॉट कहला जाएगा यहां पर। तो यहां पर Z का अगर वेरिएशन देखूं ओमेगा के साथ तो Z क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा पर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर Z क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है बेटा। और कितना मैक्सिमम हो जाएगा बच्चे, कितना मैक्सिमम हो जाएगा, तो बेटा Z मैक्स हो जाएगा। तो देखते हैं Z कितना मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो आपके पास Z का क्या फॉर्मूला था,
z का हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था बच्चे? z का आया था r था r था बेटा, इधर हमने क्या लिया था xl और इधर हमने क्या लिया था xc। ठीक है बेटा, इस तरफ xl और इस तरफ xc। तो xl और xc का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा? अगर मान लो xl बड़ा हो तो xl माइनस xc हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? r हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो टोटल z जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, टोटल z जो हमारा हो जाएगा z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का स्क्वायर। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc, नहीं सॉरी, ओके, क्या गड़बड़ कर रहा हूं? something we are missing here। कहां पर मैंने इसके पीछे का डेटा अब मैं देख नहीं पा रहा हूं। एक्सेल, हाँ, z का फॉर्मूला हमारा क्या आया था बेटा? z समथिंग इस तरीके से आया था, सॉरी, हाँ, 1/z समथिंग ऐसा आया था, आई थिंक स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस ओमेगा r स्क्वायर c, यही था, ओमेगा r स्क्वायर c प्लस ओमेगा क्यूब l स्क्वायर c माइनस ओमेगा l, इस तरीके का था, है ना बच्चे, अपॉन r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर, इस तरीके से आया था। ठीक है, तो एट रेजोनेंस कंडीशन हमने इसको क्या किया था? 0 किया था, है ना, वी मेड इट 0। ठीक है बच्चे, तो क्या रह जाएगा? तो 1/z, है ना, रेजोनेंस पर क्या बच जाएगा इसका? r स्क्वायर रूट में, तो इसका बाहर आ जाएगा r, तो r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? ऐसा हो जाएगा 1/z इक्वल्स टू r अपॉन r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर आ जाएगा 1/z इक्वल टू। ये कब की बात है बेटा? रेजोनेंस की कंडीशन का बात है। रेजोनेंस की कंडीशन पर z क्या हो जाता है बेटा? मैक्सिमम हो जाता है। y क्या हो जाता है बेटा? मिनिमम हो जाता है। तो ये y मिनिमम या फिर z मैक्सिमम, है ना, 1/z मैक्सिमम कितना हो जाएगा? r प्लस r स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर की, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो देयरफॉर z मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा? देयरफॉर z मैक्सिमम कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकेट कर दो, तो r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ये हुआ। ठीक है बच्चे, अब देखो यहां से हम लोग ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें, है ना, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट करूंगा तो देखो मुझे क्या मिलने वाला है, बोर्ड छोटा होने की वजह से पीछे की डेटा खत्म हो जाती है और फिर दिक्कत होता है बड़े बड़े डेरिवेशन में। ठीक है, तो z मैक्स जो आएगा, z मैक्स जो आएगा वो हो जाएगा बेटा r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी इस होल टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, तो 1/LC माइनस r स्क्वायर बाय l स्क्वायर इंटू क्या बेटा? l स्क्वायर अपॉन r। ठीक है,
ऐसा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को अंदर ले जाओ बेटा, तो एल स्क्वायर बाई एल सी माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। तो एक एल कट जाएगा बेटा, है ना, एक एल कट गया और बचा क्या, यहां से एल स्क्वायर कट गया, तो अपॉन आर, अपॉन क्या, आर। तो बेटा ये आर स्क्वायर प्लस एल बाई सी और माइनस आर स्क्वायर बाय आर। ठीक है बच्चे, यहां पर मैं ओमेगा नॉट साइड में रख लेता हूं, स्क्वायर रूट 1 बाय एल सी माइनस आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, ये प्लस आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया। तो देखो क्या बचा बेटा, एल बाय आर सी। तो जेड मैक्स जो होगा रेजोनेंस कंडीशन पर, ये कब मिलेगा बेटा, एट रेजोनेंस कंडीशन, एट रेजोनेंस कंडीशन। दैट मीन्स जब फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी, तो मेरा जेड कितना हो जाएगा, एल बाय आर सी हो जाएगा, एल बाय आर सी हो जाएगा। ओके बच्चे, दिस इज जेड मैक्स। अब बच्चा जेड का वेरिएशन कुछ इस तरीके से है, जेड का वेरिएशन इस तरीके से है, तो करंट का वेरिएशन कैसा होगा, है ना, करंट का वेरिएशन कैसा होगा। तो ऑब्वियसली जेड और करंट क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो करंट का जो इसमें वेरिएशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, है ना, इसका उल्टा। तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, एक मिनिमम आरएमएस मिलेगा, आई आरएमएस का मिनिमम वैल्यू मिलेगा यहां पर, कब, जब ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट हो जाए। तो ये कंप्लीट अपोजिट है किसका, सीरीज रेजोनेंस का, सीरीज रेजोनेंस का कंप्लीट अपोजिट है। वहां पर जो जो हुआ करता था उसका पूरी तरीके से यहां पर उल्टा केस हो रहा है। वहां पर Z मिनिमम हो जाता था, यहां Z मैक्सिमम हो जाता है। वहां पर करंट मैक्सिमम हो जाता था, यहां पर करंट मिनिमम हो जाता था। वहां पर क्या होता था बेटा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल का करंट मैक्सिमम हो जाता था, पावर मैक्सिमम हो जाता था, वो सिग्नल हमें सुनाई दिखाई देने लगता था, है ना, वो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को एक्सेप्ट कर लेता था, सेलेक्ट कर लेता था, सेलेक्टर सर्किट था। बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, है ना, यहां पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, दैट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होगा उस पर Z आपका मैक्सिमम हो जाएगा, करंट आपका मिनिमम हो जाएगा, करंट मिनिमम हो जाएगा, पावर मिनिमम कंज्यूम करेगा, वो चीज आपको सुनाई ही नहीं देगा, वो चीज आपको दिखाई ही नहीं देगा, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आपसे मिस हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा रिजेक्टर सर्किट, है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, नोट करके लिख देता हूं मैं, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। क्यों रिजेक्टर सर्किट भाई, क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ओके बच्चे, गॉट एवरीथिंग, ओके। नाउ सी, अब जैसे वहां पर हम लोग बेटा क्वालिटी फैक्टर बताया करते थे सीरीज रेजोनेंस में, क्या यहां पर भी होता है? ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहां पर जो क्यू फैक्टर होता है, क्यू कोई भी रेजोनेंस होगा ना, तो वहां पर क्यू फैक्टर डिफाइंड होता है, मतलब रेजोनेंस का क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, पैरेलल सर्किट में। तो पैरेलल सर्किट में क्यू फैक्टर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू फैक्टर इक्वल्स टू मैक्सिमम पीक करंट थ्रू, ओके बच्चे, पीक करंट या फिर करंट थ्रू, ठीक है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, करंट थ्रू कैपेसिटर, और ठीक है बेटा, करंट थ्रू कैपेसिटर और करंट थ्रू सोर्स।
ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको अपन क्यू फैक्टर कहते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, करंट थ्रू कैपेसिटर और करंट थ्रू सोर्स का जो रेशियो होगा उसी को अपन क्यू फैक्टर कहेंगे। तो बेटा करंट थ्रू कैपेसिटर कैसे निकालोगे? तो जो वोल्टेज दोगे V अपॉन क्या XC, ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा? करंट थ्रू कैपेसिटर मिलेगा। और V अपॉन टोटल Z करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? V अपॉन टोटल Z करोगे तो आपको क्या मिलेगा? करंट थ्रू सोर्स मिलेगा। तो ये दोनों का रेशियो है ना, क्या होना चाहिए? क्यू फैक्टर होना चाहिए। तो देखो V और V कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है आपके पास? Z अपॉन XC बचता है, Z अपॉन XC बचता है। अभी देखो Z की वैल्यू है ना, ये किसकी बात हो रही है? रेजोनेंस की बात हो रही है। तो रेजोनेंस पर Z कितना था? L/RC था, है ना बेटा? L/RC था। आ रही बात समझ में? यही था ना, L/RC। सही बोल रहा हूं ना मैं? तो चलो देखते हैं क्या आता है। तो क्यू फैक्टर जो हमारा आया Z/RC, और Z कितना होता है? L/RC। और XC कितना हो जाएगा बेटा? XC क्या हो जाता है? 1 अपॉन ओमेगा C। तो 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा C कहां चला जाएगा? ऊपर। C और C कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा ओमेगा L/R। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओमेगा L/R। दिस इज क्यू फैक्टर। ओके, पैरेलल रेजोनेंट में क्या हो जाएगा? ओमेगा L/R, जिसमें ओमेगा क्या है बेटा आपका? ओमेगा नॉट है स्क्वायर रूट ऑफ 1/LC माइनस R²/L²। दिस इज क्यू फैक्टर, है ना। आपके इसके केस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा बेटा? ओमेगा L/R मिलेगा, और इस तरीके से आप इसको जज कर सकते हो, कोई दिक्कत? सो दिस इज ऑल अबाउट, है ना, पैरेलल RLC सर्किट। इसका जो मैंने बोला कि बाकी दो और जो तरीके हैं, दो और तरीके से आपको पैरेलल सर्किट को दिखाया रहेगा। तो एक में आपको बस क्या करना है बेटा? R को 0 कर देना है। ठीक है, एक में आपको क्या करना है? R को 0 कर देना है। तो जो केस 2 है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया? L और C बस रह जाएगा बच्चे, L और C। तो क्या गायब हो गया? कुछ चेंज क्या हुआ? तो R 0 हो गया। तो जहां जहां R दिख रहा है वहां वहां आप R को क्या कर लो बेटा? 0 कर लो। ठीक है, जब आप R को 0 कर लोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, है ना, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ओमेगा नॉट यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन रूट LC। ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट LC। तो इस कंडीशन में जो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा सेम एज सीरीज RLC सर्किट हो जाएगा। सेम एज सीरीज RLC सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया बच्चे? क्लियर है? तो ये काफी ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, बाकी और बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। बस आपका जो क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये केस 2 हो गया। और केस 3 की बात करूं मैं, केस 3 की बात करूं तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा? R, L और C। तो इसमें क्या है? तीनों सेपरेट है, R, L और C। तो यहां 3 करंट आएगा बेटा, IR, IL और IC। ठीक है, तो यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो 3 ब्रांच में बट जाएगा। I इक्वल्स टू IR प्लस IL प्लस IC। ठीक है, I इक्वल्स टू IR प्लस IL प्लस IC। तो बेटा I कैसे निकालोगे? V अपॉन Z करके। IR कैसे निकालोगे? V अपॉन R करके। IL कैसे निकालोगे? V अपॉन XL। XL कैसे लोगे बेटा? V अपॉन XL। ठीक है, तो कैसे लोगे? आ रही बात समझ में? JXL। ठीक है, JXL। और ये क्या हो जाएगा बेटा? प्लस IC क्या हो जाएगा? V अपॉन XC। ठीक है, V अपॉन XC। और XC क्या होगा आपका? माइनस JXC। ठीक है, इस तरीके से आ रही बात समझ में? माइनस JXC। तो इसको जैसा अभी हमने सिंप्लीफाई किया उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और हमें चीजें मिलेगी, है ना। इसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चे, तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूं। इसके ऊपर और थोड़ी चर्चा मैं कल की क्लास में करूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय।